हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं उन बच्चों के साथ जिन्होंने अभी अभी अपने सीए इंटर के एग्जाम्स दिए हैं मई के महीने में और अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि अपने रिजल्ट तक उनको क्या करना चाहिए। देखिए, ये क्वेरी जैसे ही ग्रुप 1 के एग्जाम खत्म हुए थे तभी से मेरे पास आने लग गई थी, सर एग्जाम खत्म हो गया, अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें। मगर मैंने जानबूझ के ग्रुप 1 के एग्जाम के बाद ये वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा लेट्स वेट फॉर ग्रुप 2 एग्जाम्स। अगर आप हफ्ता एक थोड़ा चिल कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपको ये तो पता होगा, आईसीएआई हर बार बोलता जरूर है कि मैं आपको 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में रिजल्ट दे दूंगा, बट टिपिकली 1.5 महीना वो कम से कम लगाता है। तो मई एंड में अगर आपके पेपर खत्म हुए हैं और अभी तो फाउंडेशन के एग्जाम होने हैं, सेफ एस्टिमेट पे लगाऊं मैं, सेफेस्ट अर्लीस्ट एस्टिमेट पे लगाऊं तो मिड ऑफ जुलाई से पहले तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। जून पूरा और जुलाई के भी कम से कम 15-20 दिन लेंगे, तब जाकर आईसीएआई अपना रिजल्ट देगा। कंसिडरिंग दो आईसीआई हर बार करता है, पिछली बार भी नवंबर एंड में पेपर खत्म हुए थे तो रिजल्ट आप सबको पता है फरवरी के महीने में आया था। नो, अब आपके पास मैं सेफली मान के चलूं 1.5 महीना भी है, ये तो बिल्कुल समझदारी नहीं है कि आप इस टाइम को वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने जो चिल करना होगा, अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा, वो सब अभी तक आप कर चुके होंगे। तो इस 1.5 महीने को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूटिलाइज करें वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, आपकी अलग अलग सिचुएशन होगी। कोई बच्चा एक ग्रुप देके बैठा होगा, कोई 2 ग्रुप देके बैठा होगा, किसी के पेपर अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंट होगा, किसी के पेपर थोड़े डाइसी होंगे। तो इस वीडियो के अंदर चिंता मत करो, मैं हर कैटेगरी ऑफ बच्चे की बात करूंगा। मैंने ना एक अलग से एक मैट्रिक्स टाइप बना दिया है, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में फॉल कर रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखना और आपका डाउट पक्का पक्का क्लियर हो ही जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कैटेगरी जिसके अंदर हम फॉल कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको पक्का पक्का बता दूं, एक काम आपको करना है, सारे बच्चों को करना है और आज ही करना है। आप इसको अपना काइंड ऑफ होमवर्क मान लो मेरी तरफ से। वो ये करना है कि अब आपने देखो पिछले 6 महीनों और पिछले 2-3 महीनों में आपने बहुत भागम भाग करी, पढ़ाई करी, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, आखिरी दिन में जल्दी से जल्दी रिवीजन कर ले, ये मैराथन देख ले, वो फ्लो चार्ट्स देख ले, एग्जाम के दिनों में टेंशन करी। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू सिट बैक एंड एनालाइज कि जो पिछले 2 महीने में आपने किया, इससे आपने क्या पॉजिटिव चीजें सीखी और क्या नेगेटिव चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हो। सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ध्यान से सोचिए। जब आप अपने पिछले 2 महीनों को हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे, कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जिसके लिए आपको लगेगा वाह यार ये तो मैंने बहुत बढ़िया करी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा, मतलब इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। हो सकता है आपने अभी तक, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई कोर्स नहीं किया इंटर जितना हैवी सिलेबस। फाउंडेशन का सिलेबस मैं मानता हूं 12th क्लास के मुकाबले ज्यादा होता है, बट दैट इज नथिंग एज कंपेयर टू सी इंटर। तो अब आपने एक एक दिन में इतना इतना सारा सिलेबस रिवाइज किया, आपने कम, मतलब ऑब्वियसली 100% रिवीजन नहीं हुई, कम रिवीजन के साथ भी एग्जाम में गए बिना डरे। तो दीज आर दी पॉजिटिव थिंग्स जो आपको देखना है। क्या आप उन दिनों में अपने आप प्रेशर को कंट्रोल कर पाए थे? क्या आपने उन दिनों अपनी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी थी, जो चीज जिस सीक्वेंस में पढ़ना सोचा था वो सही बनाया था? उन दिनों जो आपका सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल था, क्या वो शेड्यूल सही था? क्या आखिरी दिनों में आपने अपनी नींद जो स्लीप है उसके साइकिल को ढंग से मैनेज किया था? दीज आर द थिंग्स विच कैन बी योर पॉजिटिव पॉइंट्स। अपने यहां लिख लो। लिखना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सेम पॉइंट्स फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। अगर आप क्लियर करो नहीं करो वो सब छोड़ो, क्लियर करने, देखो होता पता क्या, रिजल्ट के बाद बच्चा एनालिसिस करता है ना, तो वो हर चीज रिजल्ट पे छोड़ देता है। रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप कहोगे सारी गुनाह माफ, सारी गलतियां माफ, और अगर रिजल्ट बुरा आया तो अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगेंगी। इसलिए मैं ये चीज पहले करने को बोल रहा हूं। अपने आप को क्रिटिकली पहले एग्जामिन कर लो, जो अच्छी चीजें लिख लो, साथ साथ अच्छी चीजें तो चलो इक्का दुक्का 2-3 मिलेंगी, नेगेटिव पॉइंट्स पे बहुत जल्दी आपको लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने इस प्रिपरेशन में करी थी। हो सकता है उन गलतियों के बावजूद आपके पेपर अच्छे गए, आप क्लियर कर जाओगे, बट वो गलतियां आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द लेसन्स फॉर यू इन योर कमिंग ग्रुप्स या सीए फाइनल एग्जाम्स। वो गलतियां लिखनी बहुत जरूरी है। सर अब एग्जाम्पल दो, वो गलतियां क्या हो सकती हैं? हो सकता है आपने पहले सिर्फ रिवीजन नहीं करी, सिर्फ पहले अपनी क्लासेस में मगन थे आप, आखिरी में रिवीजन के लिए छोड़ दिया और आखिरी में एकदम बैंड बज गई। हो सकता है आप लिमिटेड सिलेबस पढ़ के गए थे ये सोच के कि हमने तो भाई एबीसी एनालिसिस के अंदर ए और बी पढ़ लिया, सी वाले चैप्टर छोड़ दिए, तो हमें लगता है कि अब बस हम पास कर जाएंगे एग्जाम में, वहीं से पेपर आ गया था। हो सकता है आपकी गलती ये हो सकती है कि आखिरी के दिनों में आप इतने टेंशन में भर गए थे, पेपर 1 आपने मान लो दिया, पेपर 1 के बाद इतनी टेंशन में आ गए थे कि पेपर 2 की प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए।
और ये सारी चीजें, ये सारी गलतियां जो आप एनालाइज कर रहे हैं इन दिनों में, इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, इन गलतियों को हमें फ्यूचर में रिपीट नहीं करना। तो पहला काम तो हर बच्चा करेगा, चाहे एग्जाम अच्छे हो या बुरे, अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव फीडबैक दोनों को क्या करो, नोट डाउन कर लो एक ऐसी जगह पे जिसको आप रिविजिट कर सको आज से 2 साल बाद भी, जब आप सीए फाइनल के अंदर होंगे, राइट। अब एनालाइज करते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। मैंने पहला सिचुएशन ली उन बच्चों की जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप दिया। अब एक ग्रुप टिपिकली जो बच्चे देते हैं वो ग्रुप 1 पहले देते हैं, तो मैंने ग्रुप 1 मान के चल रहा हूं। आपको अपने हर एग्जाम के अंदर एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चेक करना है कि आपका पेपर कैसा हुआ। कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, फिर भी 4 मार्क्स लगाओ। और कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से देखो क्या आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप 3 कैटेगरी में आ जाओगे। एक कैटेगरी और बच्चे वो होंगे, सर मुझे एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस है हर सब्जेक्ट के अंदर कि मार्क्स जितने मर्जी आए मैं पास पक्का पक्का हो जाऊंगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे के एग्जाम सही होते हैं ना, वो इस चीज के लिए नहीं बैठा होता मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, वो इस बात के लिए होता है मेरी रैंक आएगी, एग्जामिशन आएगी नहीं आएगी। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं तो उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट एट ऑल। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। सर छोड़ो ना सर, रिजल्ट के बाद ग्रुप 2 शुरू करेंगे, बहुत टाइम होगा। अरे देखो सुनो मेरी बात, एज्यूमिंग आपका जुलाई मिड में रिजल्ट भी आ जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के थोड़े से दिन, क्योंकि हमें नहीं पता नवंबर मिड से एग्जाम शुरू होंगे या इस बार स्टार्टिंग ऑफ नवंबर से, तो अगर आपको लगता है वो 3.5 महीने बहुत हैं, उस 3.5 महीने में आपको रिवीजन भी करनी है, उसके अंदर आपको टेस्ट भी देने हैं और पहली बार भी पढ़ना है, क्लासेस भी करनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रिजल्ट के बाद शुरू करोगे ना, यू आर अननेसेसरली पुटिंग मोर प्रेशर ऑन यू, एंड एट द सेम टाइम ये 1.5 महीने आप पूरा वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप उस 1.5 महीने में? तो माई ऑनेस्ट सजेशन इज यू शुड नॉट एट ऑल वेट फॉर योर रिजल्ट, इमीडिएटली स्टार्ट फॉर ग्रुप नंबर 2। और यहां पर भी मैं बोलूंगा चारों सब्जेक्ट एक साथ सीक्वेंस में स्टार्ट करो। ये मत करो कि इक्का दुक्का उठा लिया, ये कर लिया, उससे क्या होता है कुछ सब्जेक्ट इग्नोर हो जाते हैं। और वो जो सब्जेक्ट इग्नोर होते हैं, मुझे पता है वो थ्योरी सब्जेक्ट से होते हैं जो इग्नोर होते हैं, ईआईएस, एसएम और ऑडिट वाले, उनको भी वो लास्ट में परेशान करते हैं। तो चारों सब्जेक्ट कंटिन्यू रखो, किसी को डेली रखो, किसी को एमडब्ल्यू ऑफ टीटीएस रखना है वैसे रखो, मगर चलने चारों एक साथ चाहिए। ये दैट इज माय सजेशन। एक चीज मैं और बोल दूं, अभी प्रपोज सिलेबस आईसीआई का आया तो उसको लेकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर 22 में देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि न्यू प्रपोज्ड कोर्स इंप्लीमेंट होगा। इनफैक्ट आईसीआई का एक वेबिनार हुआ है कल, उसके अंदर आईसीआई ने खुद क्लियर कर दिया है कि नवंबर 22 को तो वो दूर दूर तक टारगेट ही नहीं कर रहे। और आईसीआई आपको पता सरकारी बॉडी है, मई 23 टारगेट करेगी तो नवंबर 23 तक उसे इंप्लीमेंट कर पाएगी। तो नवंबर 22 तक अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कहीं आप सोचो प्रपोज कोर्स है उसको आने देते हैं फिर वेट करते हैं, आप पे वैसे भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा वो, तो चुपचाप अपना क्या करो, आप अपनी ग्रुप 2 की जो एग्जिस्टिंग है 4 पेपर वाला उसे शुरू करो। ठीक है, अगर आप ग्रुप 2 की क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक फ्रेश बैच ग्रुप 2 का स्टार्ट हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक उसके जो सारी डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप उस ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, अगर आप उन क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं। अगली चीज हमारी, सर हमारे कुछ सब्जेक्ट्स में तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, अच्छे पेपर हुए हैं, मगर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे बहुत डाइसी मामला है, पास हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकता, सर 50-50 मामला चल रहा है। और ऐसे कुछ पेपर आए भी हैं इस बार। देखो कॉस्ट का पेपर मैंने जहां तक सुना थोड़ा आउट ऑफ पैटर्न आया है, इसलिए बच्चों से मुश्किल बोल रहे हैं। टैक्स तो बहुत इजी आया है इस बार। तो अगर आप इस सिनारियो के अंदर हो तो भाई अब सिर्फ उन सब्जेक्ट्स जिनमें डाइसी हो उनकी प्रिपरेशन तो फिर से स्टार्ट करोगे नहीं आप, तो उन सब्जेक्ट्स को लेकर सोचते रहना, डरते रहना और टाइम वेस्ट करना समझदारी नहीं है। आपके लिए भी मेरा सजेशन ये है कि आपको भी ग्रुप 2 इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए इस 1.5 महीने में। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, वो डाइसी सब्जेक्ट भी क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि जब पेपर थोड़ा मुश्किल आता है ना कंपैरेटिवली, आप सबको पता है आईसीआई की चेकिंग थोड़ी लीनिएंट हो जाती है। यू वुड हैव सीन दिस इन फाउंडेशन एज वेल। जब भी मैथ्स का पेपर मुश्किल आता है उल्टा चेकिंग इतनी लीनिएंट हो जाती है, सबको पास कर दिया जाता है उल्टा। तो अगर आप डाइसी सब्जेक्ट भी क्लियर करता है तो आप जब ग्रुप 2 शुरू करोगे, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया 3.5 में बचेंगे, फिर से प्रेशर बनेगा। तो अभी से आपको क्या कर देना चाहिए, अगर आप पूरे चारों सब्जेक्ट नहीं शुरू करना चाहते, एटलीस्ट क्या कीजिए 2 सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए इसके,
और दो सब्जेक्ट कौन से शुरू कर दीजिए, मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, जो दोनों एडवांस्ड अकाउंटेंसी और एफएमई को, उन्हें स्टार्ट कर दो। इन दो सब्जेक्ट को अपने रिजल्ट तक कोशिश करो, पूरे नहीं तो एटलीस्ट 80-90% अगर कंप्लीट हो जाए। उससे क्या होगा, अगर बाय चांस आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, मतलब ग्रुप 1 में आप कि ग्रुप 1 पूरा क्लियर नहीं होता या एक आधा पेपर में एग्जामिशन आ जाती है, बाकी क्लियर नहीं होता, तो अगली बार आप बोथ ग्रुप टारगेट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपका ग्रुप 1 थोड़ा बहुत हो चुका होगा, ग्रुप 1 की अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो आपको ग्रुप 1 रिवाइज करना पड़ेगा। ग्रुप 2 के आपके 2 सब्जेक्ट हो चुके होंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट करेंगे आप ग्रुप 2 के, और बोथ ग्रुप अगली बार टारगेट किया जा सकता है। और अगर मैं कह रहा हूं बाय चांस उस समय रिजल्ट के समय बोथ ग्रुप का कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा, तो भी आप क्या कर सकते हो, ग्रुप 1 देकर ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट जो मैंने एडवांस्ड अकाउंट्स और एफएमई को बोले, उनमें एग्जामिशन टारगेट कर सकते हो। तो दिस स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड ओनली इफ यू स्टार्ट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 राइट नाउ। ठीक है जी। और तीसरी कैटेगरी आती है उन बच्चों की जिन्होंने ग्रुप 1 एग्जाम दिए हैं, बट जिनको पता है कि सर हमारा तो क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि एक आधा सब्जेक्ट में पक्का पता है हम पढ़ के ही नहीं गए, या पेपर ऊपर से निकल गया, हमें तो कोई क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब इन बच्चों को डाउट ये होता है, सर अगली बार नवंबर 22 के अंदर क्या हमें सिर्फ उसी ग्रुप की प्रिपरेशन फिर से करनी चाहिए, या अगली बार हमें बोथ ग्रुप देने चाहिए? देखो, ऑनेस्ट रिप्लाई मैं आपको देता हूं, आपको अगली बार 2 ग्रुप देने हैं या एक ही देना है, इसके लिए आपको खुद को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने साथ बैठ के पूछने पड़ेंगे आपसे, अपने आप से कुछ कड़वे सवाल। और वो कड़वे सवाल ये होंगे कि अगर आप ग्रुप 1 में इस समय श्योर हैं कि आपका क्लियर नहीं होने वाला, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी, बढ़िया थी, अप टू द मार्क थी, बट आखिरी वक्त में कोई ऐसी कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिस वजह से आपके एग्जाम स्किप आउट हो गए, अच्छे नहीं हुए। या कारण यह है कि आपकी प्रिपरेशन ही बिल्कुल बेकार थी, आपको पहले ही पता था एग्जाम में जाने से पहले कि मैं तो भगवान भरोसे जा रहा हूं। अगर पहले वाला केस है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो आप बोथ ग्रुप टारगेट कर सकते हो अगली बार, क्योंकि ग्रुप 1 की प्रिपरेशन आपके हिसाब से रिवीजन वगैरह सब बढ़िया थी, आप सेकंड ग्रुप करो, अगली बार बोथ ग्रुप करो। बट अगर आपको पता है आपके ग्रुप 1 में प्रिपरेशन में डेफिशिएंसी थी, आप ढंग से पढ़ के नहीं गए थे, मेरा सजेशन है, ऑनेस्ट सजेशन है, बोथ ग्रुप टारगेट मत करो, अगली बार के लिए ग्रुप 1 की ही तैयारी करो और अभी से शुरू कर दो। Why do you want to wait for the result? अगर आपको पता है आपका क्लियर नहीं होने वाला, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो ना। नहीं सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर सारा कुछ भूल चुके हो, तो स्टार्ट विद वॉचिंग अ मैराथन। जिस सब्जेक्ट को शुरू करना चाह रहे हो उसका मैराथन देखना शुरू करो, चीजें अपने आप इंटरेस्ट बनने लग जाएगा, अपने आप बुक खोलने का मन करने लग जाएगा। वो शुरुआत बस मुश्किल होती है, एक बार शुरुआत हो जाए तो फिर सब शुरू हो जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपकी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कैसी थी। अगर बिल्कुल बेकार थी तो उस केस के अंदर ग्रुप 1 टारगेट करो, अभी से शुरू करो। ग्रुप 1 की प्रिपरेशन सही थी बट फॉर XYZ रीजन पेपर ढंग से नहीं गए, तो ग्रुप 2 की शुरुआत करो आप भी, स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट, एंड उसके बाद बोथ ग्रुप आप टारगेट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द कैटेगरी ऑफ पर्सन, दोनों को मैंने साथ में क्लब कर दिया, जिन्होंने 2 ग्रुप दिए हैं या जिनका एक ग्रुप पहले क्लियर हो चुका था, मतलब दिसंबर 21 वगैरह के अंदर क्लियर हो चुका है, और उन्होंने अब सिर्फ ग्रुप 2 दिया, यानी इन एनी केस 2 ग्रुप दे चुके हो या सिर्फ सेकंड ग्रुप दिया क्योंकि ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पेपर बढ़िया हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना ICITSS, जिसको प्यार से हम ITT और OT ट्रेनिंग बोलते हैं, 4 हफ्ते की, सबसे पहले इसे कंप्लीट करो। क्यों कह रहा हूं मैं ये? बहुत बच्चे ना रिजल्ट की वेट करते रहते हैं, उसके बाद एकदम ऐसे भागम भाग हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ डेट होती है ना आर्टिकलशिप शुरू करने की, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए या नवंबर वाले एग्जाम के लिए 30 अप्रैल होती है, और ये मई वाले एग्जाम के लिए 30 अप्रैल में 6 महीने जोड़ दो, आई थिंक 31 अक्टूबर बनती है, 31 अक्टूबर बनती है, चलो जो भी है, मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, तो उस डेट तक आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब जैसे रिजल्ट के बाद बच्चे सारे भागते हैं, बैचेस ही नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता होगा ICI की ब्रांचेस पर ही हो सकती है ये ट्रेनिंग, तो अभी इन दिनों आपको इसके बैचेस मिल जाएंगे। यूज योर टाइम टू कंप्लीट दीज ट्रेनिंग्स। रिजल्ट जैसा मर्जी रहे भाई, ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट करनी है ना, पहले तो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो फिर क्या कीजिए, दूसरी चीज आपको ये करनी है, आपको रिसर्च करनी शुरू करनी है आर्टिकलशिप के बारे में। सर रिसर्च मतलब पहले आपको फर्म्स के नाम पता करने हैं, उनकी ईमेल आईडीज कंपाइल करके रखनी है, लिंक्डइन पे जाइए, उनके HRs मिलेंगे, उनकी ईमेल आईडीज रखिए, उनकी वेबसाइट पे, मतलब वो डेटाबेस, वो होमवर्क सारा करके रखिए। दूसरी चीज,
एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को आता है, सर हम कौन सी फील्ड में जाएंगे आर्टिकलशिप की? तो हर फील्ड के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। सो स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अभी से, जो जिस फील्ड में है। ऑडिट वाला अपने प्लस माइनस बताएगा, टैक्स वाला अपने प्लस माइनस बताएगा। तो ये रिसर्च वाला काम अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में करोगे तो एकदम कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर जो मिल रहा होता है आप चुपचाप उसमें घुस जाते हो और पता लगता है उसी में पूरी जिंदगी का करियर बन गया। तो आर्टिकलशिप की गाइडेंस के ऊपर आपको इस चैनल पर भी आगे आने वाले दिनों में काफी सारी वीडियोस मिलेंगी। इस बार मैं पूरी आर्टिकलशिप की सोच रहा हूं एक गाइडेंस सीरीज लाऊंगा, जिसके अंदर प्रोसीजरल से लेकर हर चीज के फायदे नुकसान सब कुछ मैं बताऊंगा। आर्टिकलशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको जानने में आप इंटरेस्टेड हो, मुझे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा, मैं उन चीजों को अपनी वीडियोज में इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो ये 2 काम करने हैं सर। मेरा ना 8 सब्जेक्ट मैंने दिए, कुछ सब्जेक्ट में डाइसी खेल चल रहा है, कुछ में कॉन्फिडेंट है। अक्सर बच्चे इस कैटेगरी में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 8 पेपर में कहीं ना कहीं तो आप डाइसी होगे। देखो, आपको भी मैं बोलूंगा, बेशक आप आर्टिकलशिप के रिसर्च रहने दो, ये मत करो। ये सिर्फ ब्रॉडली जो वीडियोस वगैरह देख ली बहुत उतरो, ज्यादा अभी कंपाइल करने की जरूरत नहीं है ईमेल आईडीज वगैरह, नहीं तो फिर बाद में दुख होगा अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। मगर ये काम तो आप अभी अभी निपटा दो, ये वाली चीज तो आप भी निपटा दो भाई। एग्जाम अगर क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपका भी डाइसी सीन है, फिर से प्रिपरेशन करने का मन नहीं है, तो आईटीटी और ओटी ट्रेनिंग निपटाओ ना। और ये मैं बताऊं, अगर आप फेस टू फेस करोगे ना, आपको नए बच्चे मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, कनेक्शंस बनेंगे, बहुत मौज मस्ती होती है आईटीटी ओटी के अंदर। इट इज नॉट लाइक कि हाँ भाई बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, मतलब हाँ ठीक है वो ट्रेनिंग भी इंपार्ट करेंगे, बट मजा मस्ती भी होती है। तो आपकी मौज मस्ती वाला काम भी हो जाएगा और एक वो ट्रेनिंग भी निपट जाएगी। तो वो बच्चे जो डाइसी हैं उनको भी मैं बोलूंगा सबसे पहले अपनी ये वाली ट्रेनिंग निपटाओ। और आखिरी में आए वो बच्चे जिनको ऑलमोस्ट श्योर है कि भाई मेरा एग्जाम नहीं होगा, ग्रुप 1 नहीं होगा, ग्रुप 2 नहीं होगा, आपको ऑलमोस्ट पता है कि ये पेपर मेरा इतना बेकार हुआ है अब तो पास नहीं हो सकता। तो भाई मैं आपको ये बोलूं, किसकी वेट कर रहे हो? स्टार्ट प्रिपरेशन अगेन। आप एनालाइज करो वो सब्जेक्ट जो आपको परेशान कर रहा है, एंड इस बार उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। उस सब्जेक्ट में कमी ढूंढो अपनी, कि कॉन्सेप्चुअल कमी है मेरी उस सब्जेक्ट के अंदर, या प्रैक्टिस की कमी है। कॉन्सेप्चुअल कमी है तो जो भी क्लासेस लेनी है, फास्ट ट्रैक बैच लेना है, लेके खत्म करो ना यार उसको। और अगर कॉन्सेप्ट ठीक था, प्रैक्टिस की कमी है, तो इस बार प्रैक्टिस करो। तो आपको टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट राइट नाउ। 1.5 महीना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो मैंने यहां पर अलग अलग कैटेगरी ऑफ बच्चों को सजेशन दिए। अगर आपका कोई यूनिक केस है जो मुझसे मिस आउट हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में या ऊपर इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू इन दैट रिस्पेक्ट। आपके और भी कोई डाउट्स हैं और कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाए, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।